हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। इट मींस इसी पार्ट में हम लोग अपने रेस्ट ऑफ द चैप्टर को ख़त्म करेंगे और कंक्लूड करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। एक सेइंग है कि कई बार जो फ़ोटोज़ होती हैं वो वर्ड से ज़्यादा बोलती हैं। तो अगर आप इस फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करोगे ना, तो इनफैक्ट आपको पूरा आपका चैप्टर जो है वो समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर किस बारे में था। ओके, हमारा ये क्या है, पूरा चैप्टर किस बारे में था। तो इसमें देखिए क्या है, एक तरफ लिखा हुआ है भ्रष्ट इंदिरा गांधी त्यागपत्र दो। इट मीन्स यहाँ पर रिजिग्नेशन मांगा जा रहा है इंदिरा गांधी जी से। और ये किसके द्वारा है, किसने दिया है इसे, ये पोस्टर पब्लिश किसने करवाया है, ये है जनता मोर्चा। ओके, तो यहाँ पर दो चीजें सामने आई कि जनता मोर्चा एक ऐसी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि डिमांड कर रही है इंदिरा गांधी जी से त्यागपत्र इन दी बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि हम लोग इमरजेंसी के चैप्टर को अपने डील कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, ये एक यहाँ पर दो पार्टी है जिसने लगाई है एक पोस्टर, इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई। इसका मतलब ये दोनों अलग पार्टीज का है। ये जो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, ये है कांग्रेस पार्टी का, जिसे लीड कर रही थी इंदिरा गांधी जी। और यहाँ पर ये किनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बताया जा रहा है, ये है डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अडॉप्ट की थी ना यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने। तो इस फोटो के थ्रू ये यहाँ पर सिग्निफाई करना चाह रही हैं कि ये पुअर मासेस ने अपना ये पोस्टर लगाया है और वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो इनकी लड़ाई है, इट मीन्स इंदिरा गांधी की है। तो ये क्या, यहाँ पर एक कोहेरेंस, एक कनेक्शन, एक अटैचमेंट शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे फोटो, दोनों फोटोज, दोनों पोस्टर के बैकग्राउंड में अगर हम जब यहाँ पर समझेंगे अपने इस चैप्टर को, तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। तो यहाँ पर हमने इमरजेंसी में तो देखा था क्या हुआ था। अब इमरजेंसी की बात की, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, पॉलिटिक्स क्या होती है, सबसे पहला तो आपका ये क्वेश्चन होगा। तो पॉलिटिक्स इज नथिंग बट द पावर स्ट्रगल। ओके, तो पावर के लिए जो भी स्ट्रगल चल रहा था इन द इंडियन नेशन, उसको हम लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स बोल रहे हैं। और किस कॉन्टेक्स्ट में, इमरजेंसी के बाद। इट मीन्स जो इमरजेंसी अब यहाँ पे आपकी खत्म हो चुकी है, उसके बाद अब इंडिया में कैसे पॉलिटिकल जो प्रोग्रेशन है वो आगे बढ़ेगा, या पॉलिटिकल जो यहाँ पर जो आपका एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज होगा, इसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्योंकि हमने पहले देख रखा है कि इमरजेंसी जो था, इसके अंदर बहुत सारी एट्रोसिटीज की गई थी डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा डिरेल हो चुका था। यहाँ पर जो कॉमन मासेस हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो पॉपुलर लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया था। इट मीन्स सोसाइटी के अंदर एक काइंड ऑफ अनरेस्ट था। तो अब इसके बाद जब ये इमरजेंसी को गवर्नमेंट ख़त्म करेगी, तो जो इलेक्शंस यहाँ पर डिक्लेयर किए जाएंगे 1977 के, इन इलेक्शंस में क्या होगा, बहुत ही यूजुअल है कि जब गवर्नमेंट ने इतने एट्रोसिटीज़ की, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं जो वर्डिक्ट है वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, इट मीन्स इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट जाने के ज़्यादा चांसेस थे। तो यहाँ पर जैसा कि पहले इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा दिया था, वैसे ही अब यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज का अपने पास एक स्लोगन था। इट मीन्स अब इनके पास एक मोटो था। वो क्या था, सेव डेमोक्रेसी। सेव डेमोक्रेसी क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, यहाँ पर पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, और जो लीडर्स हैं उनकी वॉइस को सुना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इमरजेंसी के टाइम में, ड्यूरेशन में बहुत ही सीवियरली कॉम्प्रोमाइज़ की गई थी। इसलिए यहाँ पर ये इन्होंने स्लोगन दिया, सेव डेमोक्रेसी। यहाँ पर इससे देखने को हमें और क्या मिलेगा कि जो एक्सपीरियंसेस हमें हुए 1975 और 77 में, इसकी वजह से जो हमारी फाउंडेशंस थी ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हुई। ये कैसे हुई, एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट कोई एक बच्चा है, कोई किड है, उसने कभी अपने अपने लाइफ में कभी कोई चीटिंग उससे किसी ने नहीं की है, ठीक है, उसे कभी किसी ने चीट नहीं किया है, उसके साथ कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं। ऑल द थिंग्स विच हैपन टू हर और हिम वाज ऑलवेज वेरी गुड इन अ मैनेज मैनर। तो अब एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब फर्स्ट टाइम उसके साथ कुछ भी गलत होगा, सपोज दैट अब उसकी एज 25 या ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या है, क्योंकि सोशलाइजेशन के पूरे प्रोसेस में ही उसके साथ कभी कुछ गलत हुआ नहीं था, उसके जो ग्रोइंग एज है उसमें कभी कुछ गलत हुआ नहीं था, तो उसने कभी ये सीखा ही नहीं कि जब आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है
तो उससे आप कैसे टैकल करोगे? तो आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ हिज और हर लाइफ या उसके साथ कुछ भी गलत होगा तो उसको टैकल नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो अगर इसके साथ ये सारी चीज़ें पहले हुई होती ऑन स्मॉलर स्केल ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं इसके पास उस उस जो इमोशनल यहाँ पर ट्रॉमा है उसको सहने की शक्ति होती, या फिर उस पूरे प्रॉब्लम से खुद को कैसे निकालना है ये उसके पास एबिलिटी होती। तो ये सेम सिचुएशन थी हमारी कंट्री के साथ। हमारी कंट्री अपने ग्रोइंग ईयर्स में थी। कंट्री के अंदर इमरजेंसी जैसा गलत चीज़ हुआ, ये पूरा जो प्रोसेस था, ये पूरा इवेंट था, कंट्री के डेमोक्रेसी के ऊपर एक ब्लॉट था। हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ्स को। और 75 से 77 के बाद जब हम इवॉल्व हुए तो हमने बहुत कुछ सीखा कि किन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है। तो ये हमने गेन किया विद दिस इमरजेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली डील करेंगे 1977 के इलेक्शंस में क्या हुआ था। तो जो इमरजेंसी का पीरियड था वो नियर अबाउट था 18 मंथ्स का। अब इस पीरियड के अंदर आपको यहाँ पर एक फोटो दिख रही हो, जॉर्ज फर्नांडिस जी की फोटो है। ठीक है, इसमें इनके हाथ में क्या है, यहाँ पर हथकड़ी लगी हुई है। तो जब यहाँ पर इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था तो हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में कि जिस दिन इम्पोज हुई और उसी दिन से स्टार्ट हो गया था जो भी पॉपुलर लीडर्स हैं उनको जेल में डालना। तो नियर अबाउट सभी जितने भी लीडर्स थे जो वो कि अपोजिशन के थे या फिर कांग्रेस पार्टी में जो डिसेंट रखते थे, उनको जेल में डाल दिया गया था। क्यों? ताकि वो किसी भी तरीके का मास रिवोल्ट ऑर्गेनाइज ना करा सकें, ताकि जो इमरजेंसी के प्रोविजन है 144 एटसेट्रा उसको स्ट्रिक्टली यहाँ पर क्या है, इम्पोज किया जा सके। अब यहाँ पर होगा कि इसके सिचुएशन में, क्योंकि हमने पहले देख रखा है कि अपोजिशन तो कोई एक था ही नहीं। एक तो था जो कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट हुआ था, उसमें भी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, और भी जो छोटी पार्टीज थी उनमें भी कोई ऐसा इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो नेशनल लेवल पर कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ फाइट कर सके। बट आफ्टर द यहाँ पर इलेक्शंस क्या हुआ, इनके पास एक आइडियोलॉजी मिली। इनको एक आइडिया समझ में आया कि जब तक हम नॉन कांग्रेसिज्म की बात नहीं करेंगे और कांग्रेस के अपोजिशन में जितने भी वोट्स पड़ने हैं उनको हम एक पार्टी की तरफ यहाँ पर डाइवर्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स क्या है, सपोज दैट कांग्रेस पार्टी को 45% वोट मिल रहे थे और ये कांग्रेस पार्टी जीत जा रही थी। इसका दूसरा मतलब ये भी तो है कि 55% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिले। तो ये वोट्स कहाँ गए? और अगर इन 55% वोट्स को सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को कैसे भी अगर डाइवर्ट करवा दिया जाए तो वो पार्टी जीत जाएगी और कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। तो ये फॉर्मूला इनको समझ में आया। तो इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पार्टी बनाई गई जिस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। इस पार्टी के अंदर ज़्यादातर अपोजिशन लीडर्स थे और ऐसे लीडर्स थे जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर थे बट उनकी सुनी नहीं जा रही थी। और इन सभी लीडर्स ने क्या किया, जयप्रकाश नारायण जी को लीडरशिप को एक्सेप्ट किया। जयप्रकाश नारायण जी कौन है? हमने देखा था बिहार में कैसे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको इन्होंने लीड किया था। इनफैक्ट ये एक्टिव पॉलिटिक्स को भी छोड़ चुके थे। तो क्योंकि एक मास लीडर थे और इनकी जो लोगों में काफ़ी एक्सेप्टेंस थी, इसलिए उनको एक्सेप्ट किया गया एज अ लीडर। और उसके बाद ये पार्टी उतरती है इलेक्शंस में। ठीक है, अब इन इलेक्शंस में इनके पास मुद्दे ये रहे कि सेव डेमोक्रेसी आप करिए, मतलब अपने डेमोक्रेसी को बचाइए। जो सेंसरशिप हुई थी प्रेस में, प्रेस सेंसरशिप का मतलब क्या है, सपोज दैट अभी आप न्यूज़पेपर उठाओ कोई भी, तो उसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ आर्टिकल्स या हेडलाइंस आपको दिखेंगी कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ सही नहीं की है। बट उस समय हो क्या रहा था ना, सपोज दैट ये कोई एक न्यूज़पेपर का पेज है। ठीक है, कोई अगर एक पेज है न्यूज़पेपर का, तो उसमें क्या था कि अगर कोई भी एक पोर्शन पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई चीज़ छापी जा रही है, जैसे ये मान लीजिए आपका न्यूज़पेपर का पेज है। अब इसमें इस सेक्शन पर न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसा कंटेंट है, एक आर्टिकल है जिसमें एंटी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इस पूरे आर्टिकल को अपने सेंसरशिप लॉज के थ्रू गायब करवा दे रही थी और यहाँ पर सिर्फ प्लेन एरिया रहता था। ठीक है, इट मीन्स कुछ भी छपने नहीं दिया जा रहा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इनफैक्ट बाद में जब ये प्लेन आर्टिकल्स लोगों के पास पहुंचे और लोगों को क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बाद में गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब आप प्लेन प्लेस भी नहीं छोड़ोगे। इट मीन्स लोगों को पता भी नहीं चले कि गवर्नमेंट ने किसी पेज के सेक्शन को सेंसर किया है। साथ ही में क्या था, इतने सारे अरेस्ट हुए थे, इतने सारे पॉपुलर लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, लाठी चार्ज हुए थे। तो इन सभी चीजों का कल्बिनेशन था ये इलेक्शन का वर्डिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखा यह गया कि ये जो पार्टी बनाई गई, ठीक है, ये जनता पार्टी, ये जनता पार्टी हैवी मेजोरिटी के साथ यहाँ पर निकल कर के आती है। और ये काफ़ी हिस्टोरिक चीज़ होती है।
फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी को नेशन के लेवल पर इट मीन्स लोकसभा इलेक्शन में डिफीट मिलती है। उस डिफीट में नियर अबाउट 154 सीट्स ही इनको मिलती हैं सिर्फ, बट देन ऑल्सो इट वॉज अराउंड 35% ऑफ वोट। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक चंक था फिर भी, बट ये हार जाती है कांग्रेस पार्टी। बट इसका मतलब ये भी कि कहीं ना कहीं इतनी भी ज़्यादा बुरी हालत नहीं थी कि ये पार्टी आगे रिवाइव ना कर सके। ये मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ कि अपने हम अभी आगे देखेंगे इस लेक्चर में कि कैसे कांग्रेस पार्टी रिवाइव करती है। ये यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी हैं और ये देखिए कितना ज़्यादा मास है इनके साथ। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि कितने पॉपुलर थे ये, कितने ये मास लीडर थे बड़े। ये यहाँ पर एक हमारे सामने मैप है, इसमें आप लोग कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए। ये ग्रीन पार्ट जो है ये वो एरिया है जहाँ पर जनता पार्टी का यहाँ पर ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि जनता पार्टी के यहाँ पर सीट्स निकल के आई। और जो यहाँ पर येलो वाला है यहाँ वो सीट्स हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सीट्स निकल करके आती हैं। तो इससे यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि जो ज़्यादातर नॉर्दर्न और सेंट्रल स्टेट्स हैं वहाँ पर जनता पार्टी का यहाँ पर रूल आया, और जो ज़्यादातर सदर्न स्टेट है या फिर हम यहाँ पर ये देख लें लद्दाख का टेरिटरी हो गया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट, तो यहाँ पर क्या है ज़्यादातर लेफ्ट सॉरी यहाँ पर कांग्रेस का यहाँ पर आपको रूल देखने को मिलेगा। इट मीन्स कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सीट्स अपनी निकाल ली थी। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, क्या सिर्फ इमरजेंसी इतने पार्ट में ही लगी थी नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में? सदर्न पार्ट के लोगों को डेमोक्रेसी बचाने का चिंता नहीं था क्या? इन्हें मतलब फिक्र नहीं थी कि कंट्री के अंदर क्या हो रहा है? तो इसके पीछे कुछ रीजंस थे। एक्चुअली रीजन क्या थे, वह यहाँ पर यह था कि जो इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था या फिर जो इमरजेंसी की जो इंटेंसिटी थी वो हर जगह सेम नहीं थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो एट्रोसिटीज की गई थी जैसे कि फोर्स स्टेरलाइजेशन या फिर रिलोकेशन डिस्प्लेसमेंट्स या फिर लाठीचार्ज, इन सब का जो इफेक्ट है या फिर ये ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कराया गया था नॉर्दर्न स्टेट्स में, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ हुई। साथ में इसकी वजह से जो यहाँ पर आप देखोगे ये जो यहाँ पर आपकी यमुना गंगा बेल्ट है, यहाँ पर क्या है फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और फार्मिंग प्रोमिनेंट होने की वजह से यहाँ पर फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। इट मीन्स जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं चला गया था जनता पार्टी को। इसका एक और रीज़न आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप लोग रिकॉल करोगे अपने कुछ पिछले लेक्चर्स में, तो हमने क्या देखा था कि जब एग्रीकल्चरल यहाँ पर रेवोल्यूशन आया, जब ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्री में आया, तो किन पार्ट्स में यहाँ पर आया था? सबसे पहले वो जो सीड्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो किन पार्ट्स में इंट्रोड्यूस की गई थी? वो यही पार्ट ना था पंजाब का और वेस्टर्न यहाँ पर यूपी का। ठीक है, वो यहाँ पर एग्रीकल्चरल बेल्ट का पार्ट था। तो इससे हुआ क्या, यहाँ के जो फार्मर्स थे, ठीक है, ये फार्मर्स क्या हुए, धीरे धीरे इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बननी चालू हो गई। अब इन्हें क्या दिखा कि हमारी इकोनॉमिक हालत तो सुधर रही है, बट पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन हमारी सुधर नहीं रही थी। वो क्यों था? क्योंकि यहाँ पर देखिए अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो जनरल सेक्शन था उसके पास तो पहले से ही अपने जो कास्ट हायरार्की में ऊपर थे, वो जो लोअर स्टेटा था इट मीन्स एससी एंड एसटी, ये इतने एक्टिव नहीं थे पॉलिटिक्स में। इनके पास अपनी बहुत ज़्यादा कोई इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी नहीं थी, और ना तो इन्हें, क्योंकि देखिए लैंडेड क्लास कौन सी थी, इट मीन्स जो एग्रीकल्चर कर रही थी वो क्लास कौन सी थी, वो थी अदर बैकवर्ड्स क्लास। ठीक है, यही एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो अगर हम यहाँ पर ये कहें कि ज़्यादा फायदा मिला अदर बैकवर्ड क्लासेस को एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन का, तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। कंपेरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं। तो जब ये एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एग्रीकल्चरल या ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा होगा, इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थोड़ी सुधरेगी, तो ये कहीं ना कहीं चाहेंगे कि कास्ट की हायरार्की में या पॉलिटिक्स में भी इनका से हो। तो पॉलिटिक्स में इनका से कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि ये अपनी कास्ट की ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, यहाँ पर बैकवर्ड क्लास के नाम पर पॉलिटिक्स की जाएगी, और ये बैकवर्ड क्लास के नाम पर जब पॉलिटिक्स की जाएगी तो रिप्रेजेंट किया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी एज अ अपर कास्ट या एलिटिस्ट पार्टी है। अपोजिट टू दैट यहाँ पर जो इंदिरा गांधी ने बना रखा था गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, तो ये जो सेक्शंस है ना, जो नए सेक्शंस आप करके निकल करके आ रहे थे ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये कैसे दिखा रहा है कि आपको इकोनॉमी पॉलिटिक्स को एफर्ट कर रही है। ये इंटरलिंकिंग का प्रोसेस है, ये आपको सीखना है विद टाइम। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि कैसे इन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने कास्ट पॉलिटिक्स या फिर हम कहें मंडल पॉलिटिक्स को बर्थ दिया इस कंट्री के अंदर। अब इसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स थे, इंदिरा गांधी जी खुद, जो कि रायबरेली यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ से ये
लड़ती थी चुनाव और वहाँ से हार जाती हैं। इनके जो यहाँ पर सन थे, संजय गांधी जी, ये भी अमेठी, ये भी यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हार जाते हैं। ये कोर एरिया था कांग्रेस का इसके पहले। बट ड्यू टू दिस एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ड्यू टू द कास्ट फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, और जो ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई थी इमरजेंसी के टाइम पर, इनकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को डिफीट देखने को मिलती है। और ये डिफीट ज़्यादा दिखने को कहाँ मिलती है? नॉर्दर्न एंड सेंट्रल स्टेट्स में। आई होप सो आपको ये मैप और ये पॉइंट क्लियर होगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है? जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। ठीक है। अब जनता पार्टी की यहाँ पर जब गवर्नमेंट बनती है, तो क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज तो पहले से क्लियर थी कि जेपी जो थे यहाँ पर, ये एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। इट मींस ये कोई पोस्ट लेने के लिए आने वाले सामने नहीं थे। तो अब यहाँ पर कंटेंडर कौन होंगे? तो खुद आप लोग सोचिए। आप थोड़ा पास्ट में जाइए, तो शुरू से ही मोरारजी देसाई ये कंटेंडर रहे हैं प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट के। जब से इंदिरा गांधी जी को पार्टी के अंदर ही इलेक्शन हो रहे थे ना, जब यहाँ पर डेथ हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर इलेक्शंस हुए थे। अब किसे यहाँ पर बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर? तो वहां पर क्या था? दो लोग थे, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। तो उस समय से ही इंदिरा गांधी के राइवल यहाँ पर मोरारजी देसाई थे। दूसरे लीडर कौन थे? जैसा कि हमने पहले बात किया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फार्मर लीडर भी रहे होंगे, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन भी रही होंगी। तो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के कोई रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चौधरी चरण सिंह जी थे। ठीक है, जिनका काफी अच्छा होल्ड था यूपी में। और एक और लीडर थे जगजीवन राम जी। ये क्या है? कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर थे। बट अल्टीमेटली इस पूरे जनता पार्टी के अंदर के स्ट्रगल के बाद मोरारजी देसाई को एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट यहाँ पर फाइनल किया जाता है, और ये प्राइम मिनिस्टर बनते, सॉरी कैंडिडेट के रूप में नहीं, एज इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है आफ्टर द इलेक्शंस। ओके। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सोचना है कि ये जनता पार्टी का नेचर कैसा था। ठीक है। इट मीन जनता पार्टी खुद में कैसी थी? ये एक ऐसी पार्टी थी जो कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के अपोजिशन में आई थी। सिर्फ और सिर्फ जो कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था कि इमरजेंसी की अपोजिशन में आई थी। इट मीन्स इनकी खुद की कोई एक आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या कोहेरेंस नहीं था। इनका कोई एक आइडियोलॉजिकल मतलब कोर नहीं था कि ये इस आइडिया के अगेंस्ट रिवॉल्व कर रहे हैं। कॉन्ट्ररी टू दैट, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी क्या है? सोशलिज्म पर बेस्ड थी। पुअर मासेस, मतलब उनके पास अपना एक खुद का वोट बैंक था, और वो एक खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पर जनता पार्टी के अंदर डिफरेंट पार्टीज हैं जिनके कॉन्ट्रडिक्टिंग आइडियाज हो सकते हैं। तो इसकी वजह से देखने को क्या मिलेगा कि पार्टी तो आपने गवर्नमेंट तो फॉर्म कर ली, बट जब आप पॉलिसी मेकिंग करोगे तो लोगों का यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सिंगल ग्राउंड पर आने का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो पार्टी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी ना जब तक आप एक कॉमन ग्राउंड पर आकर पॉलिसी मेकिंग नहीं करोगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिक्स खेली, या फिर उन्होंने यूज किया पॉलिटिक्स को। और यूज कैसे किया उन्होंने? यहाँ पर जनता पार्टी के अंदर स्प्लिट करवा दिया। अब स्प्लिट कैसे करवाया? उन्होंने सीधे सीधे बोला चौधरी चरण सिंह से, वो मतलब बैकडोर टॉक्स होती हैं कि आप छोड़ दीजिए पार्टी को। इट मीन्स जो आपका सेक्शन ऑफ यहाँ पर एमपीज हैं उनको आप अलग ले आइए, चरण सिंह से बोला, और हम आपको सपोर्ट कर देंगे और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो पहली जनता पार्टी बनी, वो 18 महीने में गिर गई, क्योंकि चरण सिंह जी ने अपना सपोर्ट वहां से हटा लिया। अब चरण सिंह जी को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट कर दिया, और लेटर ऑन क्या किया उन्होंने? कांग्रेस पार्टी ने फिर से चरण सिंह जी को भी धोखा दिया और उनका सपोर्ट यहाँ से हटा लिया। चरण सिंह जी भी सिर्फ 4 महीने के मेहमान थे। इनकी भी प्राइम मिनिस्टरियल जो चेयर थी वो 4 महीने बाद चली जाती है। तो यहाँ पर ये आइडियल यहाँ पर एग्जाम्पल है कि कैसे पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने खेली। उसके बाद देखने को क्या मिलता है कि 1980 में फिर से इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी फॉर्म नहीं कर पा रही थी अपना यहाँ पर गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या हुआ? अगेन जनता पार्टी की डिफीट हो गई। अब ये क्वेश्चन आता है क्यों डिफीट हो गई? देखिए इसका रीजन सिंपल सा था। कंट्री बहुत ही मुश्किल में थी उस समय, और लोगों को ये चीज समझ में आ गई थी कि जब भी लूज लीडर्स होंगे या फिर आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस नहीं होगी तो पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, और पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी तो नेशन वर्क नहीं करेगा। इट मींस इस पॉलिटिक्स ने 1977 से या फिर 1975 से 79 तक के पॉलिटिक्स ने काफी कुछ सिखा दिया हमें। उसमें से एक लेसन ये भी था कि अगर गवर्नमेंट, चाहे वो कितने भी अच्छे रीजन के लिए आई हो, वो अगर अनस्टेबल है,
और उसके अंदर यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो वोटर्स लाइक नहीं करेंगे और उसको कहीं ना कहीं पनिश करेंगे। और इसी का रिजल्ट था कि यहाँ पर फिर से इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट बन जाती है। अब यहाँ पर ये पॉलिटिक्स हमने पढ़ ली, इमरजेंसी पढ़ ली। अब इसकी लीगेसी क्या है? लीगेसी मतलब कि हम इससे क्या गेन करके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी लीगेसी ये है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए इस पूरे दौर में। तो वो क्या क्या चीजें थी कि अब पहले कांग्रेस पार्टी एक अम्ब्रेला पार्टी थी, और अब यहाँ पर जो पॉलिटिक्स थी वो पार्टी पॉलिटिक्स से शिफ्ट होकर के एक इंडिविजुअल लीडर की पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट हुई। पहला तो ये एक लीगेसी हम लेकर के आए कि अब लीडर के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी पॉलिटिक्स। दूसरा क्या, अब यहाँ पर पार्टीज क्या है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को पकड़ कर चल रही थी। इट मीन्स प्रो पुअर पॉलिटिक्स, जो कि यहाँ पर स्टार्ट की कांग्रेस पार्टी ने। तो एक तो यहाँ पर ये था। ठीक है, दूसरा यहाँ तीसरा हमने क्या देखा यहाँ पर कि नॉन कांग्रेसिज्म का यहाँ पर एक नारा या फिर एक आइडियोलॉजी या फिर आप कहें थॉट प्रोसेस निकल करके आया। ये क्यों आया? हमने देखा पहले ही कि जो नॉन कांग्रेस वोट्स हैं उनको डाइवर्ट, मतलब उनको बिखरने न दिया जाए, उनको सिंगल पार्टी की तरफ डाइवर्ट किया जाए। अब इसमें क्या होगा फिर? और चौथी चीज क्या हुई? हमने क्या क्या देखा कि फार्मर पॉलिटिक्स निकल करके आती है, या फिर बैकवर्ड क्लासेस की पॉलिटिक्स निकल करके आती है, और यही बैकवर्ड क्लासेस की पॉलिटिक्स अल्टीमेटली कल्बिनेट करेगी मंडल पॉलिटिक्स में। ठीक है, वो सब अपने नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे उन्होंने फिर से इलेक्ट किया नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को। क्यों? पार्टी तो इनकी आ गई। जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, या फिर जो लोकसभा के इलेक्शन है, तो अगेन वहां पे ये ट्रेंड काफी जो है ज्यादा निकल करके आया, सामने आया कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं या फिर हम कहें जो एग्रीकल्चरल बेल्ट है, वहां पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है। और इन कांग्रेस गवर्नमेंट के लीडर्स कौन थे? ज्यादातर बैकवर्ड कास्ट के लीडर थे। इट मीन्स जो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपना रोल प्ले किया था, वो कहीं ना कहीं अब अपना असर दिखाना चालू कर चुका था। और इसी के साथ जब ये बैकवर्ड क्लासेस अपना पार्टी में बना लेंगी और उनका पॉलिटिक्स में अच्छा रोल प्ले होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि अब उनको सर्विसेज में, ओके, या फिर एजुकेशन में, या फिर हम कहें तो जो और डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, किसी एक लीडर के ऊपर आ जाने से उनकी पूरी कम्युनिटी ऊपर नहीं आ जाती ना। बट वो लीडर तो इसी वजह से ऊपर आए क्योंकि उनकी कम्युनिटी उनको सपोर्ट किया। तो एक ऐसा रेसिप्रोकल जेस्चर के रूप में यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस की पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, और उसमें भी खास तौर पर रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। इट मीन्स यहाँ पर लीडर्स ने ये कहा कि अब हम अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन देंगे, और यही पूरी पॉलिटिक्स को मंडल कमीशन की पॉलिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज क्या निकल करके आई कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल और पॉलिटिकल बैटल के बीच में अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल को ऊपर रहना जरूरी है। इट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेफ रहना जरूरी है, पॉलिटिकल बैटल्स तो चलती रहेंगी और वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी पॉलिटिक्स है। बट उस समय का जो पॉलिटिकल क्राइसिस था, इसको कंसिडर किया जाता है कि ये भी कम नहीं था। ठीक है, पॉलिटिकल क्राइसिस और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मतलब क्या है ये समझ लीजिए, देख लो जल्दी से। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर वैल्यूज हैं लाइक डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इनको या फिर रूल ऑफ लॉ, इनको जब यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब ये है कि जब पॉलिटिक्स मतलब पावर स्ट्रगल, इट मीन्स जब पावर स्ट्रगल के लिए आप रॉन्ग मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे लाइक जेलिंग योर अपोजिशन लीडर्स, प्रेस की यहाँ पर क्या यहाँ सेंसरशिप करना, तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर हमने देखा। अब इसमें क्या था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने कहीं ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इमरजेंसी का इतना रॉन्ग तरीके से या गलत तरीके से यहाँ पर इफेक्ट निकल करके आएगा। इसी में एक आपको बहुत ही फेमस थॉट है लोहिया जी का। ये कहते थे कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद हमारा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अगर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ या उनकी गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो संसद कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक हो जाएगी। और यह चीज़ इनकी डेथ 1967 में हुई थी अप्रॉक्सीमेटली। बट बाद में नियर अबाउट 8 ईयर्स बाद इनकी ये बात सच होती है कि कैसे जब बहुत ज़्यादा किसी भी एक पार्टी के हाथ में पावर आ जाती है और लोग अपोज नहीं कर पाते हैं, तो जो आपकी पार्लियामेंट है
या पॉलिटिक्स है वो ऑटोक्रेटिक हो जाएगी, ठीक है, वो आर्बिट्ररी एक्शंस लेने लगेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर से आया होगा कि अगर ये इमरजेंसी लगाई भी तो तभी गई होगी ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको रखा होगा, तो रखा ही क्यों गया था इसको? तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको सिर्फ इसलिए रखा था कि कभी कंट्री के अंदर इतनी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर या एक्सटर्नल अग्रेशन की प्रॉब्लम आ जाए या फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम आ जाए, तो कंट्री की उस क्राइसिस से बाहर निकल कर रहने के लिए, ठीक है, उसको यूज़ किया जाए। जैसे कि आपको कोविड, सपोज दैट कोविड की वैक्सीन है, तो वैक्सीन लगती है तो उसमें क्या होता है, फीवर वगैरह भी आता है, बट दैट्स फॉर योर गुड, ठीक है, वो आपके अच्छे के लिए है। तो सिर्फ फीवर आने की वजह से आप ये तो नहीं कह सकते हो कि वैक्सीन खराब है। तो वैसे ही इमरजेंसी है, इट्स लाइक अ वैक्सीन, ठीक है। तो अब यहाँ पर बट हुआ क्या कि ये जो पावर्स थे इमरजेंसी के ना, उनको बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड रखा गया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये फेथ थी हमारे ऊपर कि हमारे जो लीडर्स हैं आने वाले टाइम के, वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, एक डेमोक्रेटिक मैनर में हैंडल करेंगे, रूल ऑफ लॉ का जो थॉट है उसको अपहोल्ड करेंगे। बट उसको अब्यूज़ किया गया, उसको रेस्पेक्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस दोनों हमारे सामने आई। हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ी, ठीक है। हमारा जो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड डेमोक्रेसी है, इट मीन जो पार्लियामेंट है, और जो हमारी पॉपुलर पार्टिसिपेशन का स्ट्रगल था, ठीक है, इट मीन जो प्रोटेस्ट थे, ये एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो गए थे। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि पार्टी सिस्टम जो थी वो एस्पिरेशन ऑफ द पीपल को अकोमोडेट नहीं कर पाई थी। इसका मतलब क्या है? हमने देखा ना कि पहले कांग्रेस पार्टी अम्ब्रेला पार्टी थी, उसके अंदर डिफरेंट थॉट्स आते थे। बाद में इंदिरा गांधी जी आ गई, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज को खत्म कर दिया। सिर्फ एक लीडर सेंट्रिक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। तो जब भी कभी लीडर सेंट्रिक पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी ना, तो वहां पर हमेशा एक खतरा बना रहता है कि जो डिसेंट्स हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, या फिर ऐसे लोगों की बात यहाँ पर नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस नहीं रखती ना। अब सिर्फ लीडर इंपॉर्टेंट है आपके सामने, और वो लीडर जब इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो किसी भी इंसान के हाथ में ये चीज़, मतलब ह्यूमन नेचर है कि ये एक डेंजर इवॉल्व हो ही जाता है कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो सके। तो ये ही पूरा एक बैकग्राउंड था, या फिर हम कहें यही पूरा हमारा एक चैप्टर था। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एंड समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।